हम आपको बताने वाले हैं वो एक फ्रेमवर्क हमको मॉडर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज पता चलेगा कि क्या है इसका। फोकसिंग ऑन द ट्रांजिशंस फ्रॉम बेसिक बुक कीपिंग टू कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनालिसिस। बुक कीपिंग मालूम होगा क्या होती है, जो रिकॉर्ड अपन करते हैं टैली में, बीजी में, इन सब में एंट्री करते हैं। पहले मैनुअल होता था तो बुक्स बनती थी, अभी ये सॉफ्टवेयर के द्वारा होने लगा है। टैली, बीजी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के, एसएपी भी है, तो उसमें इसकी एंट्री होती है। तो ये फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जब बन गया तब इनका जन्म हुआ, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, और उसके आधार पर ये काम होता है। तो करिकुलम आइडेंटिटीज 17 क्रिटिकल एरियाज ऑफ स्टडी दैट फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द डिसिप्लिन। 17 ऐसी स्टडी हैं जो आपको कर लिया तो अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क पूरा क्लियर हो जाएगा। वो काहे पर डिपेंड है? वो डिपेंडेंट है कंसेप्चुअल फाउंडेशन पर, नंबर 1, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पर, जैसे गैप है और एएस है। गैप का नाम सुना है किसी ने? GAAP और एएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और दूसरा है एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर चूंकि आपको हम बीकॉम लेवल का भी पढ़ा रहे हैं तो इनकी केवल ब्रीफिंग ही बताएंगे। जब आप लोग अगले स्टैंडर्ड में आओगे तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। मैकेनिकल ऑपरेशंस, पहला आपने पढ़ा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, कंसेप्चुअल फाउंडेशंस, तीसरा है मैकेनिकल ऑपरेशंस मतलब डबल एंट्री एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस। डबल एंट्री क्या होती है ये आप आज जानोगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होते हैं ये आप जानोगे, और कंपैरेटिव मेथोडोलॉजीज जैसे कैश वर्सेस एक्रूअल। आपकी कैश बेस्ड अकाउंटिंग है या एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है, ठीक है ना। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम चलाते हो या कैश बेस्ड चलाते हो या एक्रूअल बेस्ड चलाते हो। तो अब 100 बात की एक बात अभी तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग से निकल गई हो। एक बात ध्यान रखिएगा, ये नोट करने वाली बात है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट, इसको नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट merely a record keeping exercise but a standardized system governed by specific assumptions। अब ये assumptions क्या होती हैं? ब्रैकेट में लिखिए, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एक्सेट्रा। अभी ये भी आप assumptions पढ़ेंगे, ये जस्ट आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। एंड प्रिंसिपल्स, अभी आपने पढ़ा assumptions, दूसरा है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल बोले तो प्रूडेंस और मैचिंग, डिजाइन टू प्रोवाइड रिलायबल डाटा टू अ डाइवर्स ऑफ सेट ऑफ यूजर्स। इसको आप पहले हिंदी में अच्छे से समझ लीजिए अपनी भाषा में, क्या है फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या है मॉडर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स क्या है इसके, प्रिंसिपल्स क्या है। तो प्राइमरीली आप समझिए, आप चूंकि अभी बेसिक में है, इनिशियल स्टेज पर हैं अकाउंटिंग के, तो प्राइमरीली समझ लीजिए कि अकाउंटिंग इज नॉट मेयरली द कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब अकाउंटिंग कोई ऐसा नहीं है कि केवल आपने टैली में एंट्री कर दी और अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। नो, अगर ऐसा कंसेप्ट है तो इसको आप चेंज कर लीजिए। अकाउंटिंग इज नॉट मेयरली अ बुक कीपिंग एक्सरसाइज, बट यहाँ तक पहले ध्यान रखिए कि अकाउंटिंग आपकी केवल बुक कीपिंग एक्सरसाइज नहीं है, इससे बढ़कर के है। तो क्या है बढ़कर के? ये बढ़कर के है स्टैंडर्डाइज सिस्टम गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक एजम्पशंस। कुछ स्पेसिफिक, पहले क्या होता था जिसकी जो मर्जी आती थी, कोई सिंगल एंट्री अकाउंटिंग करता था, कोई कैश बेसिस अकाउंटिंग करता था, कोई एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करता था, देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम। तब बुक कीपिंग हुआ करती थी। लेकिन मॉडर्न की हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न में क्या है कि आपको एक स्टैंडर्ड सिस्टम के द्वारा, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं और जिसके कुछ एजम्पशंस भी हैं, जो आपको रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है। तो अगर शुद्ध हिंदी में अपना समझा जाए तो अकाउंटिंग केवल बुक कीपिंग नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स और प्रिंसिपल्स के द्वारा गवर्न होता है और उसके यूजर्स को प्रॉपरली डाटा प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल सामने है कि हम लोग टैली में अकाउंटिंग करते हैं, किसी से भी पूछें भाई इस पार्टी का क्या बैलेंस आ रहा है, तुरंत पता चल जाता है इस पार्टी का क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, कितने दिन से ड्यू है, कितने दिन से ड्यू नहीं है। ये हो गया अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कंसेप्ट के द्वारा फायदा। इसके अलावा टैक्सेशन जो गवर्नमेंट द्वारा गवर्न है, उनका भी बेनिफिट हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के द्वारा मिलता है। आई थिंक आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स पता चले कि अकाउंटिंग केवल बुक कीपिंग नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस को कंसीडर करते हुए बनाया गया एक सिस्टम है जो हमें रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है।
अब हेडिंग डालिएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड स्टेक होल्डर्स। तो इसमें जो फ्रेमवर्क है फंडामेंटल, तो फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग लिखो, द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग फोकस ऑन डिफाइनिंग द डिसिप्लिन स्कोप। हाँ, क्या लिखा हमने? द फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग फोकस ऑन डिफाइनिंग द डिसिप्लिन स्कोप एंड आइडेंटिफाइंग द पार्टीज इट सर्व्स। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों अकाउंटिंग की जाती है और क्या है अकाउंटिंग? एनीबडी कैन टेल मी अकाउंटिंग क्या है और क्यों की जाती है? व्हाट इज द पर्पज टू डू द अकाउंटिंग? लिखिए, प्राइमरी पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, कॉमा, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एक तो है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्या है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? समराइज। ठीक है, ऑफ एन एंटिटी। अगर मैं कहूं कि राज डिजिटल पार्क क्या है, जहां आप ये सीख रहे हो, क्या है ये? इट इज एन एंटिटी, एन एंटिटी, राइट? इस एंटिटी में आप बुक कीपिंग करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, डेट वाइज, नंबर वाइज, पीरियड वाइज, ऐसे रिकॉर्डिंग करोगे। इसको बोलते हैं, मान लीजिए 15 बिल्स हमने आपको दिए, परचेज बिल, ठीक है? कितने दिए? 15 बिल्स। आपका पहला काम क्या रहेगा? उनको हम सिस्टमैटिक वे में लगाएंगे, डेट वाइज लगाएंगे। क्या करेंगे? डेट वाइज सिस्टमैटिक वे में उनको लगाएंगे, ठीक है? इसके बाद इनको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक? इसके बाद हम पार्टी वाइज समराइज करेंगे, ठीक है? ये होती है अकाउंटिंग की मीनिंग। क्लियर है? डिलीट कर दूं इसको। तो यहां पर हमने समझा कि अकाउंटिंग का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। मीनिंग समझ में आ गया? इतनी मेहनत कर रहे हो आप, हमने 15 बिल दिए आपको, आपने उनको सबको फाइल से निकाल करके डेट वाइज अरेंज किया। डेट वाइज अरेंज करके आप उसको पार्टी वाइज अरेंज करोगे और फिर उसको एंट्री करना शुरू कर दोगे, ताकि आपके परचेज बिल का जो सिस्टम है वो डेट के हिसाब से गड़बड़ ना हो। पता चला आपने जो है एक परचेज बिल, जो 1 नंबर परचेज बिल था वो 10 तारीख में एंट्री किया, और 10 नंबर जो परचेज बिल था वो 8 तारीख में एंट्री कर दिया, जैसे अभी हुआ था। तो इसको सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे। इसलिए अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कोई भी, चाहे वो कैश वाउचर हो, चाहे वो बैंक वाउचर हो, चाहे वो परचेज वाउचर हो, सेल्स वाउचर हो, वॉट एवर मे बी देयर, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू समराइज देम इन सिस्टमैटिक वे, देन वी विल रिकॉर्ड। ऐसा करने से हमें हमारी एंटिटी का क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल हेल्थ। क्या पता चलेगा? या इकोनॉमिकल हेल्थ, ये पता चलेगा। तो उद्देश्य मालूम हो गया। क्या उद्देश्य है? कि एंटिटी का फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हेल्थ को कम्युनिकेट किया जा सके कि भाई आप लॉस में जा रहे हो कि प्रॉफिट में जा रहे हो। इज दैट क्लियर? तो आपने समझ लिया मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। मीनिंग क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग समराइज, ठीक है?
अब रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, समराइजिंग हो गया, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर होता है? फाइनेंशियल इकोनॉमिक हेल्थ टू कम्युनिकेट, ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द डाटा जनरेटेड सर्व, SERVES, सर्व मतलब सर्व करता है, द डाटा जनरेटेड सर्व वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, डाटा जनरेटेड सर्व वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब यहां पर एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया, स्टेक होल्डर। एनीबडी नोज व्हाट यू मीन बाय द स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर का मतलब जिसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हो, जिसका कुछ ना कुछ लाभ होता हो, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। उसमें शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, उसमें डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, इवन दो एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, कॉमा इन्वेस्टर्स, कॉमा क्रेडिटर्स, कॉमा एम्प्लॉइज एंड रेगुलेटरी बॉडी। तो आपने जो वर्ड बोला था कि हमें शेयर होल्डर मालूम था, स्टेक होल्डर यहां पर उसी का मतलब है। प्रमोटर, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इसके अलावा और किसको बेनिफिट होता है? किसको किसको होता है? मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉइज को एंड रेगुलेटरी बॉडीज। जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और भी कई टैक्स हैं, वेल्थ टैक्स है, हेल्थ, वट एवर में भी थे। तो उन सबको जो डाटा जनरेट हुआ है उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो पहले आपने अकाउंटिंग करी, मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइजेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसने उस फाइनेंशियल हेल्थ को यूजर्स को बताया, एंटिटी को बताया, उस इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है? किसके लिए यूजफुल है वो इंफॉर्मेशन? नंबर 1 स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, रेगुलेटरीज और इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। एकदम क्लियर या कुछ पूछना है यहाँ पर? कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर दो। क्लियर है? तो जो आप टैली में या किसी और पैकेज में एंट्री कर रहे हो, उससे किसको किसको फायदा होता है? जो स्टेक होल्डर है मतलब मालिक है, उसको फायदा हो रहा है। जो मैनेजमेंट में है उसको फायदा हो रहा है। जो इन्वेस्टर है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, लोन दिया है, कुछ इन्वेस्टर्स है हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो उसको फायदा हो रहा है। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे हमने माल खरीदा, वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, उनको भी हमारी इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम दिवालिया हो जाएं, इसलिए वो बैंक हमारा स्टेटमेंट मंगवाते हैं रिकंसिलेशन के लिए। एवरीबडी हैव द रिमेंबर, जब हम ऑडिट कर रहे थे तो हमने बोला था कि आप कम से कम 15 पार्टीज का अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाओ, बैलेंस कंफर्मेशन मंगवाओ, इंक्लूडिंग बैंक, ठीक है। तो क्रेडिटर्स ही होते हैं उसमें अधिकतर, डेटर्स भी होते हैं, तो उनको इससे फायदा मिला कि हमारी कंपनी की हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग। कोई बोलता है बुक कीपिंग ही अकाउंटिंग है, कोई बोलता ना अकाउंटिंग अलग है, बुक कीपिंग अलग है। तो यहां पर जो हमने अभी इतना समझाया है उसी का सार यहां पर पता चलेगा। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कोई बता सकता है इसमें? बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, मैंने अकाउंटिंग की परिभाषा में ही बताया कि बुक कीपिंग, तो अकाउंटिंग इज नॉट मेयरली जस्ट द बुक कीपिंग बट आल्सो द, सबसे पहले जो लिखवाया, तो बुक कीपिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग उससे कहीं बढ़ करके है। समझ गए? तो अब इसको लिखिए, बुक कीपिंग में आपका जो शामिल है वो है सिर्फ रूटीन टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे आपको एक रिकॉर्ड दिया
फलानी कंपनी के बिल्स आ रखे हैं, सबकी एंट्री कर दो, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है। अब अकाउंटिंग में आ गया कि भाई फलानी पार्टी का कितना बैलेंस आ रहा है, इस पार्टी का कितना बैलेंस आ रहा है, बैंक में बैलेंस है कि नहीं है, चेकबुक की एंट्री हो गई कि नहीं हो गई। सो एनालिटिकल जहां पर होता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, जहां पर केवल डेटा एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। डेटा एंट्री, रिकॉर्डिंग, सिस्टमाइजेशन एंड समराइजेशन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। उसका एनालिसिस एंड MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कहलाता है, ये सब आ जाता है अकाउंटिंग के अंतर्गत। मान लीजिए मैंने आपको बोला जरा एज वाइज डेटर्स की लिस्ट दे दो, आपको सिर्फ क्लिक करना है, वहां पे डेटर्स में जाना है, एज वाइज वहां पर डालना है, फटाक से आपके पास डिटेल आ गई, आपने उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट किया और मैनेजमेंट के सामने रख दिया। मैनेजमेंट ने मान लीजिए कि एक्स पार्टी को 15 दिन की क्रेडिट दी थी कि 15 दिन बाद हमारा पेमेंट कर देना, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। अब हमने उसमें देखा कि 45 दिन हो गए, अभी तक पेमेंट ही नहीं आया। देन व्हाट आई विल डू? मैं अपने सेल्समैन को ही बोलूंगा, मैं अपने परचेज टीम को ही बोलूंगा, मैं अपने पर्सन्स को बोलूंगा भाई फॉलोअप करो पेमेंट के लिए, मैं अपने अकाउंटेंट को ही बोलूंगा कि फॉलोअप करो, पेमेंट मंगवाओ। क्लियर? इसी तरीके से एज वाइज आप क्रेडिटर्स की लिस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है। क्रेडिटर्स का मान लीजिए किसी क्रेडिटर से हमने 30 डेज की क्रेडिट पर मटेरियल मंगवाया, अब वो 30 डेज बाद हमें फॉलोअप करने लगेगा, तो हमें क्या करना है? 30 डेज में पेमेंट कर देना है। किसी का एक्सेस हो गया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है या पार्टी हमको छोड़ के भाग जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए अकाउंटिंग से हर तरीके की रिपोर्ट निकाली जाती है। ये तो हो गई मैनेजमेंट की सिस्टम। ठीक है। अकाउंटेंट की इंफॉर्मेशन हो गई, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन हो गई, एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन हो गई, डेटर्स क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन हो गई। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी? बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोले तो GST डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, बोनस एक्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ये भी आ सकते हैं और आपकी बुक्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या देखेंगे? आपकी अकाउंटिंग, नॉट बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग is just the data entry, accounting is the to take the information according to our requirement, that is called accounting। ठीक है। चलिए, ये 3 पॉइंट हमने लिखवा दिए। अब रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इसके समझने की कोशिश करिएगा। बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस लिखिए। कौन कौन से एजम्पशंस के आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं? आप लोगों को याद होगा एक वर्ड मैंने सबसे पहले बोला था कि इंटर में आदमी चूज करता है कि मैं बायो लूँ, कि मैथमेटिक्स लूँ, कि कॉमर्स लूँ या आर्ट साइड लूँ, राइट? तो जो मैथमेटिक्स वाला होता है ना, हमारे यहाँ जनरल ये रहता है कि मैथमेटिक्स वाला सबसे होशियार लड़का माना जाता है। इज दैट राइट और रॉन्ग? उसके बाद फिर बायो वाले माने जाते हैं, मतलब साइंस साइड हो गया। ठीक है। 3rd नंबर पर आते हैं कॉमर्स वाले, और जिनको कहीं कोई जगह नहीं मिलती वो कहाँ जाते हैं? आर्ट साइड में। ऐसा हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ये भ्रांति सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि आर्ट साइड से ही IAS और PCS बन के निकलते हैं जो हमारे ऊपर राज करते हैं। नेता कुछ नहीं करता है, उसके जो नीचे IAS PCS होते हैं उन सबको वही काम दिया जाता है और वही सब करते हैं, उनका सेक्रेटरी वगैरह और ये सब। तो सब्जेक्ट क्या है? बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक निश्चित फार्मूला है। ठीक है। उसमें कोई एजम्पशन नहीं है, हालांकि उसमें भी हम लोग पढ़ते आए हैं। 10th में हमने पढ़ा था, माना कि यह है, माना कि यह है, सपोज L इक्वल्स टू फलाना, M बराबर इतना, उसमें भी हल्का सा एजम्पशन लेते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग किसी मिस एलिमेंट की वैल्यू निकालने के लिए वहां पर एजम्पशन लेते हैं। यहां पर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ही एजम्पशन पर टिका हुआ है। ठीक। जैसे आपने लिखा बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर बिल्ट अपॉन दीज 3 कोर एजम्पशंस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर बिल्ट अपॉन 3 कोर एजम्पशंस। कौन कौन सी एजम्पशंस हैं? नंबर 1, गोइंग कंसर्न। सेकेंड एजम्पशन इज कंसिस्टेंसी, निरंतरता।
थर्ड एजम्पशन किसी को मालूम है? नहीं मालूम। दैट इज एक्युरल, ACCRUAL। अब ये बताइए गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है एकदम से नहीं चलता। तो क्या इसलिए किया जाता है कि उसको हम अगले साल बंद कर देंगे? ये माना जाता है कि ये बिजनेस चलता रहेगा, मतलब गोइंग कंसर्न, ये कंसर्न चलती रहेगी, ये बिजनेस चलता रहेगा। कंसर्न मीन्स एंटिटी, जैसे अभी मैंने एंटिटी बताया ना, राज डिजिटल पार्क बोले तो इस एजम्पशंस पर चल रहा है कि ये चलता रहेगा। एम्प्लॉई आते जाते रहेंगे, टीचर आते जाते रहेंगे, मालिक भी आते जाते रहेंगे, लेकिन राज डिजिटल पार्क चलता रहेगा। इसका मतलब ये है, लिखिए इसको, द एजम्पशंस दैट, गोइंग कंसर्न के सामने लिखना, द एजम्पशंस दैट द एंटिटी विल continue its operations the assumptions that entity will continue its operation for the foreseeable future, foreseeable future मतलब अनंत काल तक चलने का एजम्पशन लिया जाता है कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। ठीक है। सेकेंड एजम्पशन है कंसिस्टेंसी, the requirement to use the same accounting policies and methods from one period to the next, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। मतलब जो हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी पॉलिसीज थी, उनको हम एक साल में जिसको अपनाया उसी को हम अगले साल भी अपनाते जाएंगे, मतलब निरंतर उसी चीज को अपनाते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, एक्युरल क्या है? द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर अर्न्ड or incurred regardless of when cash is exchanged, earned or incurred। ध्यान से समझना, मैं बताता हूं, अभी क्लैरिटी देता हूं। regardless of when cash is exchanged, accounting assumption। ठीक है। अकाउंटिंग एजम्पशंस में पहली एजम्पशन क्या बताई हमने? नंबर 1 गोइंग कंसर्न। ठीक है। नंबर 2 कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न का मतलब और कंसिस्टेंसी का मतलब, गोइंग कंसर्न में हमने बताया था कि ये बिजनेस फॉरसीबल फ्यूचर तक के लिए चलता रहेगा, मतलब नेवर एंडिंग बिजनेस विल रन फॉर फ्यूचर। बिजनेस चलता रहेगा अनलिमिटेड भविष्य के लिए, मालूम नहीं कब तक, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चलेगा। ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब हम अपनी जो पॉलिसीज अपनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट अपनाए हैं, मान लीजिए हमारे ऑफिस का रूल है कि हम 9 बजे ऑफिस खोलते हैं, तो हम इस साल भी 9 बजे का खुल रहे हैं, अगले साल भी 9 बजे का खुलेंगे। इस साल मान लीजिए, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ यहाँ पर, वो तो एक जनरल चीज है। पहली चीज, एक तो हो गया हमने पॉलिसी अपनाई डेप्रिसिएशन की, और एक दूसरा पॉलिसी अपनाई हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। कभी ये वर्ड पढ़ा है, सुना है? डेप्रिसिएशन में 2 तरीके होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, एक होता है WDV, रिटन डाउन वैल्यू। ठीक। अगर हमने WDV को अपना लिया तो हर साल हमें WDV ही अपनाना पड़ेगा। अगर हमने SLM को अपना लिया तो SLM हमें हर समय अपनाना पड़ेगा, और WDV अपना लिया तो WDV हर समय अपनाना पड़ेगा। ये नहीं होगा। इन्वेंट्री में एक होता है FIFO मेथड। क्या होता है? FIFO मेथड, सुना है नाम? दूसरा होता है LIFO मेथड।
और तीसरा होता है एवरेज मेथड। ये हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमने अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो अपनाया तो फिर हर साल हम फीफो अपनाते रहेंगे। ठीक है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके ऑडिट करता है तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिक्लेयर करता है। आप ऑडिट रिपोर्ट देखना, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखी होती हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में वो लिखिएगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कौन सा मेथड अपनाया गया है, फीफो अपनाया गया कि लीफो अपनाया गया कि एवरेज अपनाया गया। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज का मतलब जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी, जितना पीरियड उससे डिवाइड करके जो एवरेज निकल करके आएगा वो हो गया। इज दैट क्लियर? तो कंसिस्टेंसी समझ में आ गई सबको? On off. तीसरा एजम्पशन है एक्यूरल। ठीक है, पूछते हैं कि आप अकाउंटिंग किस बेस पे करते हो, कैश बेसिस पे करते हो या एक्यूरल बेसिस पर करते हो। तो एक्यूरल का मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी जो सैलरी है, सैलरी का एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप ये पेमेंट एवरी मंथ पाते हो। ठीक, अब 31 मार्च को सैलरी खत्म हो जाती है। मार्च को आपकी बैलेंस शीट बननी है तो आपकी सैलरी तो मिलेगी 7 अप्रैल को। ठीक है ना, सैलरी कब मिलेगी? 7 अप्रैल। और बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च। तो क्या करोगे? कंपनी वाले से पहले सैलरी दे देंगे। आप करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। ठीक है, अब सैलरी पेएबल को आप पे करोगे 7 जुलाई को या 7 अप्रैल को, और ये एंट्री कब हो गई? 31 मार्च में। इसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस पर। एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया, आपकी सैलरी ड्यू हो गई, राइट। हर महीने के एंड डेट पर आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है। ड्यू का मतलब एक्रूड हो गया, आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया, तो आपको मंथ एंड में ही उसे रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, तो मंथ एंड में हम हर समय एंट्री डालते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। खर्चा उसी मंथ में बुक हो गया, उसका पेमेंट रिगार्डलेस, नीचे वर्ड जो लिखा है पढ़ो जरा उसको, क्या लिखा है? रिगार्डलेस व्हेन कैश इज एक्सचेंज्ड। हमने कब पेमेंट दिया, कब कैश एक्सचेंज हुई, कब सैलरी पेएबल हुआ, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें रिकॉग्नाइज करना है मंथ एंड में जैसे ही एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ। तो ये हो गया एक्सपेंसेस का एग्जांपल। क्लियर है? रेवेन्यू का एग्जांपल दूं? दे दो। एक है रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंसेस। इसका रिकॉग्निशन करना है और इसका ये कब इनकर्ड हुआ ये देखना है। ठीक, तो एक्सपेंसेस का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया सैलरी का। रेवेन्यू का देखते हैं। रेवेन्यू मान लीजिए कि 31 मार्च के पहले मैंने एक बंदे को बोला कि भाई आपकी वेबसाइट प्लस आपका डोमेन, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता रहा हूं जो अपने यहाँ होता है, प्लस हॉस्टिंग। ठीक है, ये मैं आपको टोटल 35,000 में बना के दे दूंगा। कितने में? कोटेशन में हमने कंडीशन लिख दी 70% एडवांस। ठीक है, उसने हमको वर्क ऑर्डर दे दिया कब? 29 मार्च को। ठीक है, वर्क ऑर्डर के बाद हमने बोला कि ठीक है मैं इसको परचेज करते हैं, वही 70% एडवांस डाल दीजिए। 35,000 का 70% कितना हुआ? 24,500। तो इन्होंने 24,500 डाल दिए 30 मार्च को। अब ये बताइए, रेवेन्यू हमारे पास आ गया,
हम रिकॉग्नाइज कब करें? जब पूरा पैसा आ जाए 35,000 या जब हमारा एडवांस आ चुका है। एडवांस आ चुका है। जैसे ही बंदे ने हमको वर्क ऑर्डर दिया, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया टोटल 35,000, ठीक है। लेकिन जो आया उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो हम 24,500 की एंट्री कर देंगे उस पार्ट की, ठीक है। बाकी को रिसीवेबल दिखाएंगे 35,000 माइनस 24,500 में रिसीवेबल में एंट्री डाल करके टोटल 35,000 का ट्रांजैक्शन कर देंगे। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब पहचान। रेवेन्यू की पहचान और एक्सपेंसेस की पहचान आप लोगों को समझ में आ गई। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक्सपेंसेस इनकरेशन आपको समझ में आ गया। ये है तीसरा एजम्पशन। इज दैट क्लियर? तो आपने आज क्या क्या सीखा? बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग वर्सेस बुककीपिंग और एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड। अब नेक्स्ट उसमें क्या पढ़ेंगे? आपने आज पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अगले वीडियो में यानी कल आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आज आपने पढ़ लिया है। वो कौन कौन है? स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये हो गए आपके यूजर्स। तीसरी चीज जो मैंने आज आपको बता दी, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। आज के चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्लियर है। दूसरी चीज कवर की यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, याद रहेगा सबको। तीसरी चीज कवर की हमने बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। इसके बाद हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्लास को मिस नहीं करना है, कल जरूर आना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने के लिए। तब तक इसको आप पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।